हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज ना मैं आप सबके लिए एक अलग तरह की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एटम की, तो जिसके बारे में आप लोगों ने साइंस में पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कहानी जो हमारे आज की कहानी का जो मेन हीरो है एटम, उसके बारे में जानने से पहले आइए हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? साइंस से। आप लोगों ने साइंस में ही हमारे इस हीरो की बारे में पढ़ा होगा। तो साइंस एक्चुअली क्या है? साइंस जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी को कहते हैं साइंस, जिसमें कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। सिस्टमैटिक स्टडी, कोई भी इसमें मनगढ़ंत बात नहीं होती है। जो भी बात आपको बताई गई है वो प्रूफ के साथ स्टडी किया हुआ है, एक रिज़ल्ट एस्टैब्लिश हुआ है, उसके बाद ही आपको वो बात बताई गई। ओके, अब ये साइंस में आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी। मेनली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया लिविंग थिंग और एक हो गया नॉन लिविंग थिंग, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स में पहले लिविंग थिंग की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स में हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, फिशेस, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये लिविंग क्यों हैं? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, ये सांस लेते हैं, इस वजह से ये लिविंग थिंग्स हैं। अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी कुर्सी, आपकी टेबल, आपका बेड, घर में जो फर्नीचर है वो सब नॉन लिविंग हो गया। उसके अलावा एरोप्लेन, देन ब्रिजेस, अगर हम लोग पुल की बात करें तो वो भी नॉन लिविंग है। फिर एयर, जो हवा आप सांस ले रहे हैं, वो सब नॉन लिविंग है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ये वाली हो गई जिसको कि आप पढ़ते हैं फिज़िक्स में। ये वाली चीज़ें जिनके बारे में आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर फोर्स हो गया, ये सब चीज़ें इनके बारे में आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक, अब एक हो गया लिविंग, ये हो गया नॉन लिविंग, और इनके अलावा बाकी जो भी रेस्ट है दैट इज़ केमिस्ट्री। जो भी चीज़ें इसके अलावा आती हैं, जो फिज़िकल चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ें हैं दैट इज़ स्टडीड इन केमिस्ट्री। जैसे कि एयर हो गई, एयर के बारे में, वाटर हो गया, और आपके मम्मा के किचन में जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो केमिस्ट्री है। जो नमक इतना इम्पोर्टेंट होता है ना, आप लोग बिना खाने में नमक अगर ना हो तो पूरा खाना बेस्वाद है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये केमिस्ट्री में आ जाती हैं। ओके, तो अब केमिस्ट्री में आ गई, चलो ठीक। तो बात अब यहाँ पर ये होती है कि आप लोगों ने अपने मम्मा के किचन में तवा, कढ़ाई, कुकर ये सब देखा होगा ना। तवा देखा है कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो आप लोग अभी तुरंत जाइए और पहले जा कर के किचन में देखो तवा, कढ़ाई, कुकर कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, ऑब्ज़र्व करो उनका फिज़िकल अपीयरेंस क्या है। तो तुम देखोगे कि तवा जो है, इसमें जब आप उसको जब आप स्ट्राइक करेंगे, एक चम्मच से स्ट्राइक करेंगे तो एक आवाज़ होती है, टन सी आवाज़ होती है। तो ये जो आवाज़ है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की। जितने भी मेटल्स हैं इन सब में आप इनको देख सकते हैं, इनको छू सकते हैं, इन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मेटल को, तवे को ही अगर बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, गर्म आंच में रखते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है।
तो ये तवा हो गया। और अगर मैं कुकर की बात करूँ तो कुकर किससे बना है? कुकर इज़ मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये मेटल्स जो कि है। इसके अलावा तुम लोग ने कॉपर भी देखा होगा, कॉपर के जग्स होते हैं घरों में। तो ये सब जो मेटल्स हैं ये इनमें एक ख़ास तरीके की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि तुमको दिखाई देगी। एक तो ये हो गया, ठीक। और दूसरा हो जाता है नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल वो जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस आप लोग ले रहे हैं दैट इज़ ऑक्सीजन, जो एक्सहेल कर रहे हो दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे जो मैंने लिखे ये एलिमेंट्स, और ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, ये टुगेदर आते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अब बेसिकली हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? ये हो गया एलिमेंट। एलिमेंट समझ में आ गया ना बच्चों आपको? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स को हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया नॉन मेटल और एक हो गया मेटल। अब ये एलिमेंट्स आए कहाँ से हैं? तो ये एलिमेंट्स भी हमको नेचुरली मिले हैं, हमको हमारी मदर अर्थ ने दिया है। अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो सब हमको नेचुरली अवेलेबल हैं। जो मिट्टी की खुदाई करते हैं, बहुत 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 डीप अंदर अर्थ के माइंस होती हैं, एलिमेंट्स की माइंस होती हैं। और मिनरल्स एंड ओर्स, इनमें ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कार्बन का गोल्ड की ओर होती है, देन कार्बन की ओर होती है कोयले की खादान जिसको कहा जाता है, देन आयरन की ओर्स होते हैं। तो हम लोग के पूरे अर्थ में अलग अलग जगहों पे ये सब अलग अलग एलिमेंट्स की ओर्स अवेलेबल हैं जिनसे कि खोद करके ये एलिमेंट्स पहले तो डिस्कवर हुए और अब रेगुलर यूज़ में हैं। तो अब तक देखा जाए, अब तक जो है साइंटिस्ट लोग ने बराबर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और अप टिल नाउ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। और इस 118 में से 94 तो नेचुरली अवेलेबल हैं और बाकी जो रेस्ट 24 हैं वो सिंथेटिक हैं, मतलब कि किसी ने इनको सिंथेसाइज किया है। ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंथेसाइज किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गए 118 एलिमेंट्स, जिसमें कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। इनमें एक और कैटेगरी आती है नोबल गैसेस की, ठीक है। नोबल गैसेस वो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है नोबल, नोबल मतलब कि ये बहुत ही नोबल होती हैं, किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करती। जैसे नोबल लोग होते हैं ना, बहुत शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कितना भी उनको गुस्सा दिलाओ तो जल्दी से उनको गुस्सा नहीं आता, इसीलिए वो नोबल कहलाते हैं। तो वैसे ही गैसेस भी होती हैं, उनको नोबल गैसेस कहा जाता है। और ये गैसेस जल्दी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी केमिकल रिएक्शन देते हैं, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते। तो इसीलिए चूँकि अब ये बहुत ही स्पेशल हैं तो इनको एक अलग ही स्थान दिया गया। अब जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं वैसे वैसे उनको एक पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया जाता है, ठीक है। तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का नाम पहले सुना होगा। तो ये पीरियोडिक टेबल जो है इस तरीके से 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। यहाँ पर
मेटल्स प्लेस्ड है, मतलब जब भी कोई मेटल खोजा जाता है उसको यहाँ प्लेस किया जाता है, जब भी कोई नॉन मेटल खोजा गया तो उसको यहाँ पर प्लेस किया गया। तो ये हो गया मेटल्स, ये हो गया नॉन मेटल्स। इनके अलावा दो और हैं जिसमें कि यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं, और एक सेक्शन और है जो कि इसके बाहर है। अब उतना हम लोग आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आप इतना जानिए कि ये नोबल गैसेस कहाँ पे रखी गई। तो नोबल गैसेस की कॉलम यहाँ पर है। यहाँ पर सारी नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब नोबल गैसेस हैं जिनको कि यहाँ पर लाइन से प्लेस किया गया। इनको इसीलिए अलग से प्लेसिंग दी गई, क्यों? क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, तो क्या होता है कि एलिमेंट्स की हम लोग अब बात कर रहे थे, तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने एलिमेंट पे। तो एलिमेंट जो है ये वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि फर्दर और ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉलेस्ट और अल्टीमेट पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, और जब भी रिएक्शन होती है तो ये एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। अब अगर हम जैसे मान लो आयरन की ही बात करें, जैसे कि मैंने आयरन के तवे के बारे में बताया, या कोई आयरन की शीट देख लो। तुम लोगों के आयरन के बहुत से सामान होंगे, कूलर हो गया, फैंस हो गए। तो अगर हम आयरन की एक शीट लेते हैं और इसको बीच से ऐसे हम लोग तोड़ें तो हम क्या मिलेगा? हमको ये दो हिस्से में आयरन की शीट मिल जाएगी। अब मान लो हमने इसको फिर से बीच से तोड़ दिया तो क्या होगा? हमको फिर ये और छोटी शीट मिल जाएगी। अब मान लो हमने इसको फिर और तोड़ दिया तो हमको ये दो शीट मिलेगी। फिर हमने इसको ब्रेक किया तो फिर हमको और छोटा पार्टिकल मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम ब्रेक करते जाएं तो फाइनल में जो हमको एक छोटा वो मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एन एटम। और अब इसको फर्दर हम और ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब कि हमने शुरुआत इससे की थी, एक पूरी बड़ी शीट से शुरुआत की थी, और हम फाइनल हमको ये आयरन का एटम मिल गया, है ना। अब इससे आगे और हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, बस अब यहीं पर ब्रेकेज जो है वो रुक जाएगा। तो अब आ गई कहानी हमारे हीरो की, मतलब कि हमारे एटम की। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो एटम है ना, आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में बना होता है, ऐसे छोटा सा एक सर्कल बना होता है। फिर एक ये लेयर बनी होती है, फिर एक और लेयर बनी होती है, फिर एक और लेयर। इस तरह से बहुत गंदी सी मेरी ड्राइंग बन रही है। ये जो सेंटर वाला है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये सब जगह आप लोगों ने छोटे छोटे और सर्कल्स देखे होंगे, है ना। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया एटम का। अब ये एटम जो है ये भी किसी न किसी चीज़ से बना है। खाली एटम के अंदर भी कुछ न कुछ पार्ट्स होंगे, तो पहले हम लोग वो जानते हैं। ये जो सेंटर में होता है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और ये जो इसके इर्द गिर्द जो छोटे वाले जो गोले हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अभी तो फिजिकली तुमको दो दिखाई दिया, एक हो गया ये न्यूक्लियस और एक हो गया इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस भी दो चीज़ों से मिलके बना है। एक होता है इसमें प्रोटॉन और एक होता है इसमें न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो
न्यूट्रल होता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब भी जहाँ पर इसके पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना, इसीलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज कहा गया। और जितने भी जो हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब न्यूक्लियस के बाहर लाए करते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब और ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें सिर्फ इसका मास होता है। अब इस एटम के स्ट्रक्चर में एक चीज़ और है जो दिख रही है, वो है ये रिंग्स। तो ये रिंग्स क्या हैं? ये रिंग्स हैं, इनको बोलते हैं शेल्स। और हम लोगों का जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो इन्हीं शेल्स पर ही गोल गोल एग्जिस्ट करता है, घूमता है, इन्हीं शेल्स पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, पहले तो एटम डिस्कवर हुआ, फिर एटम जब डिस्कवर हो गया तो इनका प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस आया। तो जो प्रोटॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको डिस्कवर किया जे थॉम्सन सर ने, जे थॉम्सन। फिर प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया, पहले तो एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने प्रोटॉन मतलब कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन डिस्कवर किया। गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन का प्रोटॉन डिस्कवर किया ये, और फिर इसके बाद अदर एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियाई थे उनमें प्रोटॉन डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने। बच्चों, ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और फिर जो तीसरा है न्यूट्रॉन, इसको डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। अब मैंने बोल तो दिया कि आपको ये नाम रटने हैं, अब ये रटेंगे कैसे? तो इनको याद करने के लिए ना मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। एक ट्रिक है, आप लोग ये याद रखिए, ईंटे पर नाच, ठीक है। ईंटे पर नाच, ईंटे का ई जो है दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये जो टी है ये है थॉम्सन के लिए। पर का पी इज़ फॉर प्रोटॉन और आर इज़ फॉर रदरफोर्ड। और उसी तरह न्यूट्रॉन, ये एन मतलब न्यूट्रॉन, और ये जो सी एच है ये है चैडविक के लिए। तो ईंटे पर नाच से आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये याद रहेगी। ईंटे पर नाच का ई मतलब जे इलेक्ट्रॉन, टी मतलब थॉम्सन, पी प्रोटॉन, आर रदरफोर्ड, एन न्यूट्रॉन, सी एच चैडविक। इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये याद होना चाहिए। नाउ, अब हमने ये तो देख लिया इनकी डिस्कवरी के बारे में। अब हम लोग अपने वापस फिर अपने हीरो के ऊपर आते हैं, दैट इज़ एटम। तो एटम जो है, अगर अब हम बात करें हाइड्रोजन की, जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, दैट इज़ हाइड्रोजन। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन, ठीक। इसके पास दोनों चीज़ है एक एक।
अब बात ये है कि हर एलिमेंट जो है उसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बीच में पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बताने के पहले एक चीज़ और जान लो बच्चों कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अब इनको पीरियोडिक टेबल में तो प्लेस कर दिया गया। अब इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो इनको सबको एक नंबर दिया गया जो कि बेस था इनके मास के ऊपर। तो हाइड्रोजन हो गया, या अगर हम ऑक्सीजन देखें, कार्बन देखें, नाइट्रोजन देखें, तो इन सब के पास एक नंबर है। ऑक्सीजन का नंबर है 6, ऑक्सीजन का नंबर है 8, कार्बन का नंबर है 6, नाइट्रोजन का नंबर है 7, और भी इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में सबके पास एक एक नंबर है। तो ये नंबर है क्या? दिस नंबर इज कॉल्ड एज एटॉमिक वेट। इसको एटॉमिक वेट कहते हैं। एक एटम का जो भी वेट है दैट इज एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ protons. Atomic weight is equals to number of protons and this is equals to number of electrons. तो अगर हम किसी एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ एक उसका एटॉमिक वेट होगा जो कि बराबर है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, जो कि बराबर है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मतलब अगर हमको किसी का एटॉमिक वेट पता है, जैसे कि अगर हम इस कार्बन की बात करें तो अगर इस कार्बन का एटॉमिक वेट 6 है तो मतलब कि इसके पास प्रोटॉन कितना है, वो भी 6 है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी 6 है। तो एटॉमिक वेट से आप उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब एटॉमिक वेट से ठीक है आपको पता चल गया कि कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन है, कितने उसके पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो उससे क्या, उससे फ़र्क अब ये पड़ेगा कि हर एलिमेंट जो है, हर एटम नोबल गैस की तरह होना चाहता है। नोबल गैस बनने के लिए क्या है, नोबल गैस नोबल क्यों है, एक बात पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं। नोबल गैस इसलिए नोबल है क्योंकि जब भी कोई भी एटम है मान लो, वो रिएक्ट कब करता है, वो तभी रिएक्ट करेगा जब उसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम है या ज़्यादा हैं और वो दूसरे किसी और एटम के साथ कंबाइन करके अपना जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो उससे पूरी कर लेते हैं। इसको मैं आप लोगों को कुछ ऐसे समझाती हूँ कि समझ लो कि कोई एक लड़का है, ठीक है, उसके पास टिफ़िन में सिर्फ रोटी रखी हुई है, उसको भूख लग रही है और उसको सिर्फ रोटी है उसके पास खाने के लिए, सब्ज़ी नहीं है। तो अब वो खाली रोटी कैसे खाएगा? तो वो सोच रहा है कि काश कोई और लड़का मिल जाए जो कि उसको शेयर कर ले और उससे उसकी सब्ज़ी शेयर कर ले। अब दूसरा एक लड़का है जिसके पास सिर्फ सब्ज़ी है, इसके पास रोटी नहीं है। तो ये हो गया जिसके पास सिर्फ रोटी है सब्ज़ी नहीं, इसके पास सिर्फ सब्ज़ी है रोटी नहीं। अब अगर ये दोनों आपस में मिल के अपना टिफ़िन शेयर कर लें, अगर अपनी ये 2 रोटी में से 1 रोटी इसको दे दे और ये अपनी थोड़ी सब्ज़ी में से इसको दे दे, तो बात बन जाएगी कि नहीं, दोनों का थोड़ा थोड़ा पेट भर जाएगा। तो एटम्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। इस एटम के पास मान लो स्टेबल मतलब नोबल गैस बनने के लिए इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और इसके पास नोबल गैस बनने के लिए इसके पास ज़्यादा है। तो क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास तो जितना इसको चाहिए था इसके पास आ गया और इसके पास जितना एक्सेस था वो दे करके ये अपना मैनेज कर ले रहा है। तो कुछ ऐसे ही कहानी बनती है रिएक्शंस में कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों करता है, ठीक है। अब पहले हम सबसे पहले बात करते हैं नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन की
ये है जैसे मान लो हीलियम का एटम, ठीक है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, और 2 एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, 2 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो हमारा एटम है, इसका जो पहली शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इस फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस फर्स्ट शेल में नहीं आएंगे। अब देख लो, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, और पहली शेल में 2 ही आ सकते हैं, तो इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई पूरी, है ना। इसी वजह से ये नोबल हो जाता है कि भैया हम तो ना एक भी इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही हम एक भी इलेक्ट्रॉन देंगे। क्यों? क्योंकि हमको जितना चाहिए वो हमारे पास पर्याप्त है, ठीक है। तो ये नोबल गैस, ये तो मैंने एक हीलियम का एग्जाम्पल लिया, ठीक ऐसे ही बाकी नोबल गैसेस जैसे कि आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, ये सब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होता है, बस डिफरेंस किस में होता है, इनके नंबर ऑफ शेल्स में। इसका शेल जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाएंगे। हीलियम सबसे पहला है तो 1 शेल इसके पास है, आर्गन इसके बाद है, हीलियम आर्गन के पास 2 शेल्स होती हैं जो कि कम्प्लीटली फिल्ड हैं, क्रिप्टन के पास 3 शेल्स होती हैं जो कि कम्प्लीटली फिल्ड हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स, जैसे जैसे एटम्स बढ़ते जाते हैं, एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब सेल की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने की। देखो मैं फिर से एक अच्छा सा एटम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ। अब अगर ये है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये हो गई पहली शेल, ये हो गई दूसरी शेल, ये हो गई तीसरी शेल, और फिर ऐसे ही और चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं है। इस तरीके से इंक्रीज होती जाती है। इनकी जो नंबरिंग होती है, ऐसे तो 1 हो गया, 2, देन 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इनको कैसे ये भी बोलते हैं KLMNOP। अब जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक वेट बढ़ता है, एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हमने हीलियम की बात, हीलियम में सिर्फ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एक नज़र थोड़ा पहले हम लोग इस पे डालते हैं कि जो पहली शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये जैसे मान लो शेल्स लिखा और ये हमने इलेक्ट्रॉन लिखा, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे है। तो पहली शेल में 2 आएंगे, दूसरी शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8, तीसरी शेल में भी मैक्सिमम आ सकते हैं 8, फोर्थ शेल में मैक्सिमम आएंगे 18, फिफ्थ में भी मैक्सिमम आएंगी 18, और इसी तरह फिर 32 एंड सो ऑन, ऐसे से बढ़ता चला जाता है। तो कोई भी एलिमेंट जिसके पास ये शेल्स हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनका कॉन्फ़िगरेशन जो हर शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने उनको मिल जाएं, ठीक है। पहली शेल में 2 रहे, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में भी 8। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये नोबल गैसेस का होता है। जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके शेल्स इसी तरीके से भरे हुए हैं ना, मतलब कि इनके पास ना एक्सेस में इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ना एक्सेस में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है, और इसीलिए ये
खाली नोबल गैस हैं और रिएक्ट आसानी से नहीं करते। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मतलब कि एक इसके पास प्रोटॉन है और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर ये हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो ये हीलियम के बराबर पहुंच जाएगा। मतलब कि नोबल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और के साथ मिल करके अब इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब किसी और हाइड्रोजन के साथ अगर ये मिल जाता है तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जो नोबल गैस वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हर कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, जैसे कि नाम से भी पता चला है ना, स्टेबल मतलब कि वो स्टेबल है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, उसकी एनर्जी सबसे कम है। जैसे कि आप लोग अगर कभी बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, आप लोग स्टेबल हो जाते हैं एक जगह पे। अदरवाइज़ क्या होता है, खा पी लिया, पेट भरा है तो खूब उछल कूद होती है, खूब इधर उधर जाओगे, गेम्स खेलोगे, एक्टिव रहोगे। लेकिन जब बीमार पड़ते हो तो क्या होता है, बिस्तर पे लेट जाते हो। कहाँ पाए जाओगे, बेड पे पाए जाओगे। अदरवाइज़ कहाँ पाए जाओगे कोई पता नहीं, कभी टेरेस पे हैं, कभी प्लेग्राउंड में हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो स्टेबल जब कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो आपके मिलने की जो जगह है वो एक ही हो गई, है ना। मतलब कि आप बेड पर ही पाए जाएंगे और उस समय क्या होता है, आपकी एनर्जी भी एकदम डाउन होती है, एनर्जी एकदम लो हो जाती है। आपके पास इतनी ताकत नहीं रहती कि आप उठ के जाएं कुछ और करें। तो वही कंडीशन यहाँ पे एटम की भी हो जाती है जब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। तो इसीलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, मतलब कि उनके जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में वो उनके पास पूरे हों, जिससे कि ना वो फिर फर्दर आगे किसी से रिएक्ट करें, ना किसी को इलेक्ट्रॉन दें, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लें, ठीक है। तो अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी कैसे, चलो ठीक है भैया, मान लिया सारे एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होंगे कैसे, तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लिया, तो हाइड्रोजन बहुत आसानी से अपना, ये मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और ये दोनों मिल करके बन जाएंगे क्या, मॉलिक्यूल। ये बन गए मॉलिक्यूल। मतलब कि हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दे रहा है। अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास दो, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, मतलब कि अब जो है इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो बीच में लाइन देख रहे हो इसको मैंने बॉन्ड बनाया है, तो ये बॉन्ड, इसको हम दूसरे कलर से, या तो देखो ऐसे है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बना बीच में। अब एक ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ये दोनों आपस में अब म्यूचुअली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों हाइड्रोजन के हैं। तो अब ये इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं। पहले कहाँ सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों के पास, जब दोनों मिल गए तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इन्होंने बना लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और इनके पास अब ये म्यूचुअली दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसका भी है और इसका भी है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया स्टेबल,
ठीक है। तो ये हो गया स्टेबल मॉलिक्यूल, मतलब कि ये जब ना अब आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन चूँकि ये सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और इसका एटॉमिक वेट भी सिर्फ 1 है और एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन ना लगभग हर एलिमेंट के साथ मिल कर के मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि अगर ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन बहुत ईजिली अगर हम क्लोरीन को ले लें तो क्लोरीन के पास ना जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अभी मैंने आपको बताया ना कि पहले शेल में 1 चाहिए और दूसरे शेल में कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इस क्लोरीन के पास 7 है, इसको 8 बनना है, मतलब इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से साथ शेयर कर लेगा और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो अब देखो दोनों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्लोरीन के पास, कॉम्बिनेशन के पास, और इस हाइड्रोजन के पास 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के पास हो गए। तो अब इनका दोनों का तो इंडिविजुअली शेल कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया और इन दोनों ने मिल करके बना दिया ये HCl मॉलिक्यूल। मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, जिसको जितना जितना इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए वो उनके पास है, इन्होंने बॉन्ड बना लिया आपस में और ये स्टेबल हो गए। तो सारी कहानी जो है ना एटम की, सारी कहानी इसकी है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम को जैसे मन चाहे वैसे नचाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसको तुम ठीक ऐसे समझ सकते हो कि तुमको जब भूख लगती है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुमको भूख लगी है तो तुम अब खाना खाओगे तो तुम मम्मी को परेशान करोगे, मम्मा ये बनाओ, मम्मा वो बनाओ, रोटी बनाओ, सब्ज़ी बनाओ। तो बस ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही है, ये जो है अपने एटम को इसी तरीके से परेशान करता रहता है, जिससे कि वो डिफरेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिले और मॉलिक्यूल बनाए। तो बच्चों अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी 2 एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, 2 एटम के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनेगा, ये 1 मॉलिक्यूल बना। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। चलो एटम समझ में आया ना कि कैसे वो हो रहा है, अब हम लोग इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब बनता है तो इसमें इस एटम की प्रॉपर्टीज़ नहीं रह जाती, ये अपना एक इंडिविजुअल न्यू कह लो न्यू एग्जिस्टेंस के साथ आता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। जैसे कि मान लो Na है और ये Cl है। ठीक है, Na और Cl मिल कर के बनाते हैं NaCl, मतलब कि नमक। वेरी इम्पोर्टेंट कंपाउंड जिसके बिना सारा खाना फीका है ना। तो ये NaCl मतलब नमक बना है सोडियम से और क्लोराइड से। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, मतलब कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 हो गई। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 8 + 2 10, 10 + 1 11 हो गया। क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2, 8 एंड 7। अब ये दोनों तो चलो कंप्लीट, इनमें तो जितना चाहिए उतना है।
अब बात आई इस तीसरी शेल की। तो तीसरी शेल में देखो यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, और इसको कितना और चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कंप्लीट होने के लिए, है ना। और Cl के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको कितना और चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो देखो क्या होता है कि अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से तो आएंगे नहीं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी अमाउंट होती है इनके एटम्स के बीच में। 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास, तुमको 1,000 रुपये की मान लो कोई बुक खरीदनी है और तुम्हारे पास खाली 100 रुपये हैं, तो तुमको 900 रुपीज़ और चाहिए बुक खरीदने के लिए। अब तुमको 900 तो कोई आसानी से अब देगा नहीं। अगर 100 रुपया होता तो तुमको कोई दे देता, लेकिन तुमको ये 900 कहाँ से कोई देगा। तो तुमको क्या लगेगा कि चलो भाई मैं तो 900 और मुझे चाहिए, मैं बुक नहीं खरीद पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये अपना 100 ही किसी और को दे देता हूँ जिसको ज़रूरत है। मेरा तो काम हो नहीं रहा, कम से कम उसका हो जाए, है ना, ये चीज़ होगी ना। तो बिल्कुल यही चीज़ सोडियम के पास होती है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, तब तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसके पास 2 है और 8 है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो वही बात है कि ये एक सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन बहुत ईज़िली से अपने क्लोरीन को इसको दे देगा। अब इसको देने से क्या हुआ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 और 8, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 8, है ना। अब ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई 2 8 8। तो अब देखो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई कि नहीं। 2 8 इसकी भी शेल कंप्लीट, 2 8 8 इसकी भी शेल कंप्लीट। तो भैया दोनों हैप्पीली सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया कि लो तुम ले लो, और मैं भी स्टेबल बन जाऊँ, तुम भी स्टेबल बन जाओ। और जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई, जिसको की वजह से हमको एक ये नया मॉलिक्यूल कह लो या नया कंपाउंड कह लो ये मिला, जो कि NaCl है। अब अगर हम रियल लाइफ में देखें तो सोडियम जो है ना, ये बहुत ही एक्सप्लोजिव टाइप का एलिमेंट है। ये इतना एक्सप्लोजिव है कि अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ गया सोडियम, तो एकदम बहुत तेज़ी से बम्प करता है और इतना जलता है ये, अगर कहीं लग गया कहीं आपके शरीर में तो एकदम चिपक जाएगा और पूरा बर्न कर देगा। क्लोरीन कैसी गैस है ये आप लोग जानते हैं, बहुत ही हार्मफुल गैस है। अगर हम लोग के शरीर में चली जाती है तो बहुत ही कार्सिनोजेनिक है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और कभी कभी तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो इन दोनों पॉइजनस एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है एक नया मॉलिक्यूल NaCl, और वो नमक जो कि जिसको खाए बिना तो आदमी फिर रह ही नहीं सकता। तो क्या हो रहा है, Na ने अपना सारा का सारा प्रॉपर्टी और Cl की प्रॉपर्टी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और एक नई प्रॉपर्टी के साथ ये नया NaCl मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना। तो यही चीज़ है कि जब मॉलिक्यूल बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खुद का एग्जिस्टेंस होता है। अब मॉलिक्यूल की जो हीरो है, इसकी कहानी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। आई होप कि आपको ये जितना भी मैंने बताया सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना क्या पोर्शन समझ में नहीं आया, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों, तो अगली बार मैं फिर एक नया लेक्चर लेकर आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।